ठंड में ना नहाने वाली बहू। गुस्से से बुदबुदाती हुई गंगा अपनी बहू हिमानी के कमरे में आती है, जहां हिमानी रजाई ताने पलंग पर बैठी हुई ठंड से ठिठुरती हुई हाथ मलती हुई खुद से कह रही होती है। ये सर्दी तो सिर दर्दी बन गई है। ठंडी ठंडी हवाएं तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लग रहा है अब तो मेरी आत्मा परमात्मा के पास ही पहुंच जाएगी। और अगर तेरी आत्मा परमात्मा के पास ना भी पहुंचे तो मुझे बता देना बहू रानी। जमाने भर का जाड़ा तो जैसे तेरे ही शरीर में समा गया है। जब से सर्दियां शुरू क्या हुई तूने तो नहाने से नाता ही तोड़ दिया है। एकदम फुहार हो गई है तू। माँ जी, जब तक सर्दियां बीत नहीं जाती नहाने धोने का नाम मत लीजिए। आप तो जानती है ना, ठंडी ठंडी पानी से नहाकर मेरे साथ मेरी आत्मा भी थरथराने लगती है। अरे बस कर बहू, बहुत सुन ली तेरी तानेबाजी। पिछले 3 हफ्तों से तू नहाई नहीं है। आज मैं एक नहीं सुनूंगी। गंगा को अपने घर में गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे जानती भी है, ना नहाने के चलते तेरे शरीर में गटर जैसी बदबू आ रही है। गंगा की ये बातें सुनकर उसकी ठंड में ना नहाने वाली बहू नाक सिकोड़ते हुए कहती है। नहीं तो माँ जी, मुझे तो कोई भी बदबू नहीं आ रही। अभी तो 1.5-2 महीने ना नहाए मेरा काम चल जाएगा। लगता है तू बेलन की मार खाकर ही मानेगी। जैसे ही गंगा बेलन उठाती है, हिमानी रजाई ओढ़े दौड़ने लगती है। तभी गंगा उसे बाथरूम में बंद करके कहती है, अब तू नहाकर ही बाहर निकलेगी। अरे माँ जी, क्यों बच्चे की जान लेने पर तुली हो? बाथरूम में बंद हिमानी खुद में बुदबुदाते हुए कहती है। ये गंगा देवी मुझे डुबोकर ही दम लेगी। कोई बात नहीं सासू माँ, अगर आप शेर हो तो आपकी ये बहू भी सवा शेर है। चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, हिमानी नहीं छुएगी पानी जब तक कि गुजर नहीं जाता ये जाड़ा जानी। मगर मजबूरन मुझे हाथ पांव तो भिगोने ही होंगे, वरना मेरी साइको सासू माँ मुझे समंदर में डुबकी लगवाएगी। हिमानी जैसे ही पानी की एक बूंद अपने हाथ पर डालती है, ठंड से कपकपाती हुई कहती है। ये माँ जी ने भी मुझे किस मौत के कुएं में धकेल दिया है। ऐसा लग रहा है मेरा कंकाल बाहर निकल आएगा। जैसे तैसे हाथ पांव धोकर हिमानी बाथरूम से बाहर झांकती है, जहां गंगा को पलंग पर बैठा देखकर वो कहती है। माँ जी, आप अब तक मेरे कमरे में बैठी है। आपको सैकड़ों कामकाज होंगे ना। बहू, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तू आराम से नहा। बस माँ जी, मैंने तो नहा लिया। ऐसा बोलकर हिमानी बाहर निकल आती है। बहू, बड़ी जल्दी नहाकर बाहर निकल आई तू। तूने नहाने में तो 2 मिनट की मैगी को भी मात दे दिया। अच्छा सचमुच माँ जी? मुझे तो मालूम ही नहीं चला। पता नहीं बहू, मगर तू मुझे नहाई धोई सी लग नहीं रही। अभी गंगा ऐसा कह ही रही होती है कि बूढ़ी भागीरथी घर में एंटर करती है। गंगा, अरे ओ गंगा, अरे ये तो मिर्जापुर वाली बुआ जी की आवाज है। जल्दी से बाहर आ, रजाई में लोटपोट मत हो जाना। गंगा के जाते ही हिमानी गहरी सांस भरते हुए बोलती है। शुक्र है हिमानी, आज तो नहाने से जैसे तैसे बच ही गई। हिमानी जल्दी से साड़ी पहनकर कंबल ओढ़े ठंड से ठिठुरती हुई भागीरथी की ओर बढ़ती है, जिसे देखकर भागीरथी कहती है। अरे गंगा, ये ठंड से ठिठुरते हुए ठाकुर कौन चला आ रहा है? कहीं इन सर्दियों में तेरे घर में शोले 2 की शूटिंग तो नहीं चल रही? अरे नहीं बुआ जी, ये मेरी बहू हिमानी है। अरे मेरी नजर जरा कमजोर हो गई है, इसीलिए धुंधला दिख रहा है। मगर हाँ, मेरी नाक आज भी बहुत तेज है। हिमानी बहू, ये तेरी दादी सास है, इनके पैर छू। गंगा के कहने पर हिमानी बूढ़ी भागीरथी के पांव छूकर उसे प्रणाम करती है। प्रणाम दादी सा। जैसे ही हिमानी भागीरथी के ठंडे पैर छूती है, वो दांत किटकिटाते हुए चीख पड़ती है। हाय हाय, क्या हुआ गंगा की बहू? अरे तू हाथी की तरह चिंगाड़ क्यों रही है?
जाने ये बुढ़िया किस अंटार्कटिका से उठकर आई है। सर से लेकर पांव तक बर्फ की जीती जागती मूरत है। एक तो ये जाड़े का कहर, ऊपर से इस कोल्ड क्वीन बुढ़िया के बर्फीले बॉडी का जुल्म। अच्छा बुआ जी, ये बताओ क्या बनाऊं आपके लिए? बोलो भला, बहू के रहते तू क्यों बनाएगी? हिमानी बहू, जा जल्दी से अपनी सासू माँ और अपनी दादी सास के लिए बढ़िया सी कड़क चाय बना कर ला। मैं? हाँ, अरे तेरे सिवा तेरी अम्मा तो है नहीं, तो तू ही बनाएगी ना। अरे बहू, बुद्ध बने खड़ी क्या है? जाकर चाय बना ला। गुस्से में बुदबुदाती हुई हिमानी ठंड से थरथराती हुई रसोई में आकर चाय बनाने लगती है। लगता है ये दादी सास इस सर्दियों में मुझे दफन करके जाएगी। जब से आए हैं हिमानी को हुक्म पर हुक्म दिए जा रही है। हिमानी ऐसा कह ही रही थी कि उसका पति शरद पीछे से आकर उसे हक करता है, जिसके ठंडे हाथ लगने से हिमानी चीखती है, जिसकी आवाज सुनकर उसकी सास और दादी सास रसोई घर में दस्तक देती है। अरे ये कैसा शोरगुल है? अरे शरद, तू कब आया? वो अभी तुरंत आया ही हूँ माँ। और आते ही क्या कारस्तानी की वो तो बताओ। माँ जी, आप तो जानती हैं कि मुझे सर्दियों में कितनी ठंड लगती है। ऊपर से शरद ने अपने बर्फ जैसे हाथ से मुझे जकड़ लिया। ये सुनकर भागीरथी और गंगा ठहाके मारकर हंस पड़ती है। ये सही है, यहाँ मैं ठंड से ठिठुर रही हूँ और आप दोनों ठहाके मार रही हैं। मैं चली अपने कमरे में, चाय बनाए मेरी जूती। इसके बाद हिमानी अपने कमरे में आकर रजाई ओढ़ हीटर ऑन करके पाँव सेकना शुरू कर देती है। जाड़े के मौसम में जन्नत तो यही है। भगवान, बस मुझे सर्दियों के दिनों में पानी से बचा लो। ऐसे ही समय गुजरता है। ठंड से डरने वाली हिमानी बगैर नहाए हाथ मुंह धोकर ही काम चलाती है। इस बीच एक सप्ताह बीत जाते हैं और भागीरथी कहती है, अरे गंगा की बहू, जिस दिन से मैं आई हूँ तू यही आसमानी साड़ी पहने हुए है। अरे नहाती धोती नहीं है क्या? नहाने की बात ही मत करो बुआ जी, इसकी सर्दियां सूखे सूखे निकल जाती है। मजाल है कि सर्दियों में मेरी बहू रानी हिमानी पानी में उतर जाए। ये सही है सासू माँ, मैंने नहाना क्या छोड़ा। उसके बदले में भागीरथी दादी सा के सामने मुझे भिगोकर जूते मार रही हैं। मगर हिमानी बहू, पानी कोई तोप तो है नहीं जो तुझे निगल जाएगा। आप मुझे समझ ही नहीं सकते। मुझे नहीं नहाना तो बस नहीं नहाना। गंगा और भागीरथी के लाख समझाने के बावजूद हिमानी टस से मस नहीं होती। दिन सप्ताह और सप्ताह महीने के मंजर में गुजर जाता है, जिसके साथ हिमानी के शरीर में खुजली शुरू हो जाती है। अरे बहू, खाज खुजली के प्रतियोगिता में भाग लिया है क्या? ये क्या कुत्ते बिल्ली की तरह हाथ पैर खुजा रही है? पता नहीं माँ जी, अचानक से शरीर में बहुत खुजली हो रही है। ये सुनकर गंगा अपनी बहू को डॉक्टर के पास लेकर आती है, जहां डॉक्टर कहता है, वो देखिए, मुझे लगता है आप पानी से ज्यादा बचाव करती हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरी बहू पूरी सर्दी निकल जाती है पर कभी नहाती नहीं है। इसको पानी से बहुत डर लगता है। ना तो ये पानी पीती है और ना ही नहाती धोती है। पूरी सर्दी पानी इस्तेमाल ही नहीं करती है। देखिए, शारीरिक साफ सफाई की कमी के कारण इनके शरीर में इन्फेक्शन हो गया है और इनके बॉडी से प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गई है। आपको पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना होगा, जिससे इनकी बीमारी खत्म हो जाए, वरना ये आगे चलकर बहुत खतरनाक बीमारी बन जाएगी। इसलिए इसके बचाव के लिए आपको अभी से ही सतर्क रहना होगा और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। देख ले बहू, तेरे ना नहाने के चलते तेरा शरीर रोगों के चपेटे में आ चुका है। सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी कभी बात नहीं मानी। आप मुझे कितना बोलती थी नहाने के लिए, पर मैं आपकी बात को टाल दिया करती थी। पर अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। डॉक्टर, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? आप ठीक तो हो सकती हैं, मगर आपको अपनी आदत में बदलाव लाना होगा। आपको नित दिन नहाना होगा। ठीक है डॉक्टर, मैं नहाऊंगी। उस रोज के बाद से ठंड के मौसम में ना नहाने वाली हिमानी डॉक्टर के दिए हुए हिदायत के अनुसार रोजाना नहाना शुरू कर देती है।
जिसके बाद से उसकी सारी बीमारियां बिल्कुल खत्म हो जाती हैं और हिमानी अपनी सास गंगा और दादी सास भागीरथी से भी माफी मांगती है। 5 चुड़ैल बहुओं का एक बाथरूम। रेखा, जया, करिश्मा, मोहिनी, रश्मि 5 चुड़ैल बहुओं के पेट में घनघोर दर्द था। अपना पेट पकड़े एक बाथरूम के बाहर खड़ी थी वो, जहां उनकी चुड़ैल सास अंदर थी। तभी बड़ी चुड़ैल बहू रेखा दरवाजा खटखटा कर कहती है, अरे माँ जी, दरवाजा खोलिए, पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। आप बाहर नहीं आई तो मेरा रायता बाहर आ जाएगा। अरे क्या दिक्कत है तुम पांचों को? ठीक से हल्का होने भी नहीं दे सकते? जानती नहीं हो बुढ़ापे में कितना जोर लगाना पड़ता है। अरे माँ जी, कुछ तो रहम कीजिए, आधे घंटे से हम भर लाइन लगाकर खड़े हैं। कभी पब्लिक शौचालय थोड़े है, कोई पब्लिक शौचालय थोड़ी है, हमारे घर का इकलौता बाथरूम है। मैं प्रेशर बनाइए और जल्दी आइए। हमारा पेट का कुकर है जिसका बनाकर हम बाहर आएंगे। अरे माँ जी, नहीं हो रहा है तो कुकर की सीटी की तरह ट्राई कीजिए। फिस फिस फिस। देखो, अपना मुंह बंद करो, मेरा ध्यान भटक रहा है। दीदी, मुझे लगता है माँ जी ऐसे बाहर नहीं आएंगे। उनका प्रेशर बनाने के लिए हमें ही कुछ करना होगा। चलिए गाना गाते हैं। झलक दिखला जा, एक बार आजा, जा 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 जा, दीदार को तरसे माँ जी की अखियां, ना दिन गुजरे ना कटे हमारी रतियां। झलक दिखला जा, ओह झलक दिखला जा, एक बार आजा, जा 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 जा। अरे भाऊ, तुम्हारे गाने से मेरा प्रेशर आ गया, चिंता मत करो, 2 मिनट में आती हूँ। शुक्र है हमारा प्लान काम कर गया। तभी चुड़ैल सास चंपा बाहर आ जाती है तो उसकी चुड़ैल बहू करिश्मा कहती है, अरे माँ जी, आपसे बाहर नहीं आया जा रहा था क्या? पता भी है हमारे पेट में कितनी कलबली मच रही है। हम भले ही चुड़ैल हैं, लेकिन परेशान तो हमें भी बनता है ना। तुमसे बातें करूं, मैं तो अंदर से होकर आती हूँ। रेखा चुड़ैल बाथरूम में चली जाती है तो मोहिनी कहती है, माँ जी, कैसा घर बनवाया है आपने, जहाँ आपके पास बहुत बहुएं हैं, बैठे हैं, आप हैं और अब 5 बहुएं भी हैं। कम से कम अब तो एक बाथरूम बना दीजिए। एक ही में हम कब तक घुसे रहेंगे और बाहर लाइन लगाएंगे? ऐसे क्या पेड़ पर उगते हैं, या तुम सब दहेज में लेकर आई थी जो एक और बाथरूम बनवाने की बात कर रही हो? इस घर में एक ही बाथरूम रहेगा, इसी से काम चलाओ चुपचाप। तभी मोहिनी चुड़ैल रेखा का दरवाजा खटखटाती है और विस्फोटक जहरीला पाद मारती है। तभी चंपा और बाकी और बहुएं भी अपनी नाक पर हाथ रखकर कहती हैं, आय हाय नासपीटी, अरे क्या गाजर मूली खाकर बैठी थी जो इतना गंदा पाद मारा? बेहोश करने का इरादा है क्या? भूल गई क्या माँ जी, आप रात को आपने ही मूली के पराठे बनवाए थे। जी जी मोहिनी, तुमने तो जी खराब कर दिया। इतना गंदा भी कौन पदोड़ता है? तभी चारों बहू एक एक करके पाद मारती हैं। तभी सास कहती है, आए हाय, तुम्हारी सारी नासपीटी हो। दिवाली का बम्पर ऑफर चल रहा है क्या, जो एक एक करके अपने पर्सनली बम फोड़ रही हो? 2 सेकंड और रुकी तो मैं नरक लोक से धार जाऊंगी तुम 5 के पदौड़ों से। अरे रेखा दीदी, जल्दी से बाहर निकलिए ना, हमारा भी रहता है, कब तक संभाल कर रखे। अरे आ रही हूँ, रुको। तभी सास चली जाती है और रेखा बाहर आती है। फिर एक एक करके 5 चुड़ैल बहुएं उस बाथरूम का इस्तेमाल करती हैं। कुछ देर बाद पूरा परिवार चटपटा जायकेदार खाना खाता है, जिसके बाद सास के साथ 2 बहुओं को पेट में जलन हो जाती है। मोहिनी बहू पहले ही बाथरूम में जाकर घुस जाती है। तभी चुड़ैल सास अपना पेट पकड़े बाथरूम के पास पहुंचती है और दरवाजे को खटखटाती है। अरे मोरी मैया, कौन सी महारानी अंदर बैठी है रे? जल्दी निकलो, पेट में बुलबुले से उठ रहे हैं। नहीं निकली तो फिर पकौड़े निकलेंगे। अरे माँ जी, अभी तो मैं अंदर आई हूँ, थोड़ा रहम कीजिए मुझ पर। मैं भी नहीं निकल सकती, मेरे पेट में बहुत तूफान चल रहा है। उसका शांत होने का इंतजार कीजिए और अपने पकौड़े को संभालिए। अरे पागल हो रही है क्या? इस उम्र में मैं ये सब नहीं संभाल सकती, जल्दी निकल। माँ जी, अगर आपको इतनी जल्दी थी तो आपने 2 बाथरूम क्यों नहीं बनवाए? अब पता चल रहा है ना आपको कैसे रहना पड़ता है बाहर। अरे मुंह थोड़ा चला, बाहर निकल। क्या बात है, फिर से लाइन लगानी पड़ेगी क्या? कौन है माँ जी इसमें? तेरी जेठानी मोहिनी बैठी अंदर। अरे बहुत सुबह सुबह जैसे तुमने मेरे लिए गाना गाया था, इसके लिए गाओ। लेकिन माँ जी, वो प्रेशर वाला सॉन्ग जेठानी के साथ आप पर भी काम कर गया तो? अरे चुप चुप बोल और गाना चालू कर। मेरा दिल ये पुकारे, आजा मेरे गम के सहारे, आजा भीगा भीगा है समा। तभी पेट पकड़े राजू भूत मोहिनी का पति आता है। अरे क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों है? कौन है अंदर?
अरे खोलो दरवाजा, मेरे जूस निकलने को हो रहा है। जेठ जी थोड़ा सब्र कीजिए, लाइन में माँ जी और मैं भी लगे हैं। पहले हम जाएंगे, फिर आपकी चुड़ैल धर्मपत्नी श्री श्री मोहिनी जी उर्फ मेरी जेठानी जी टॉयलेट सीट पर विराजमान हैं। अरे हग्गू हग्गू कर रही है वो अंदर बैठकर, कोई रॉकेट लॉन्च नहीं कर रही जो इतनी आज्ञा से उसका नाम ले रही हो। अरे माँ, आपने गलती कर दी। एक घर में एक बाथरूम कौन बनाता है? अब तो इस घर में 10-12 भूत और चुड़ैल रहते हैं, कम से कम एक और बनवा लो। ना ना, हम नहीं बनाई। तो फिर आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए अपना रायता संभालने की। तभी मोहिनी चुड़ैल बाहर आ जाती है और चुड़ैल सास बाथरूम में घुस जाती है। इस तरह उनका यह सिलसिला चलता रहता है। एक ही बाथरूम में सभी को नहाने भी जाना होता था और हल्का होने भी। कभी कभी पांचों भूत आपस में लड़ते तो कभी पांचों चुड़ैल बहुएं। अगली सुबह पांचों चुड़ैल बहुएं नहाने जाने के लिए बाथरूम के बाहर खड़ी थी। तभी वो आपस में लड़ते हुए कहती हैं, अरे जया जरा हाथ हटा, मुझे नहाने जाना है। पहले मैं आई हूँ, मैं नहाऊंगी। अरे आप दोनों को नहाने के बाद कोई काम नहीं करना, पहले मुझे नहाने दीजिए। ऐसे कैसे? मैं नहाऊंगी और मुझे ब्रश भी करना है। मैं 2 मिनट में नहा सकती हूँ, पहले मैं। अच्छा आप सब घुस जाओ और मैं नहीं नहाऊं। नहीं नहीं, अब तो पहले मैं ही नहाने जाऊंगी। अरे सबको नहाना है तो एक साथ घुसकर नहा लो। पहले के जमाने में पनघट पर भी तो ऐसे ही नहाते थे और तालाब पर भी तो एक ही बाथरूम में घुसकर नहा लो, जाओ। पर माँ जी ऐसे कैसे? जैसे होता है वैसे। टाइम ऐसे बर्बाद करना है तो लड़ लो और बचाना है तो एक साथ जाकर नहा लो। ठीक है, हम पांचों एक साथ जा रहे हैं नहाने। तभी अंदर जाकर पांचों चुड़ैल बहुएं लड़ने लगती हैं तो जया चुड़ैल कहती है, 1 मिनट, लड़ने से अच्छा है हम कुछ और कर लेते हैं। एक जना ब्रश कर लेगा, जब तक 2 जने और एक शावर से नहा लेगा और एक जना कल का होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे प्रेशर बन रहा है जेठानी जी, मैं हल्की होने जाती हूँ, आप सब नहा लीजिए। तभी पांचों चुड़ैल एक समय पर एक साथ एक बाथरूम को यूज कर लेती हैं और नहा धोकर आ जाती हैं। कुछ देर बाद चंपा चुड़ैल अपनी बहुओं की बात पड़ोसन से करती है तो चुड़ैल पड़ोसन नीलिमा कहती है, अरे तुम सब आपस में इतना लड़ रहे हो, लेकिन मजाल है एक भी बहू बेटे या सास ने अपना दिमाग चलाया हो। तुम सब इंसानों की तरह लड़ रहे हो। जब से चुड़ैल शक्तियों का इस्तेमाल करते हो तो ऐसा नहीं होता, बेवकूफ कहीं के। अरे हाँ, हमें तो याद आया ही नहीं। ये पांचों चुड़ैल भी ऐसे लड़ती हैं कि मेरा दिमाग भी नहीं चलता। चलो अच्छा है, नहीं मानती। आपने हमें इस बात का सुझाव दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नीलिमा चुड़ैल चली जाती है, जिसके बाद पांचों चुड़ैल बहुएं अपनी शक्तियों से अपने लिए 5 बाथरूम बना लेती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। 3 काली बहू के जादुई जोड़े। तेजस्वीपुर के एक छोटे से गांव में रतनलाल अपनी 3 काली बेटियों के साथ रहता था। उनका रंग बहुत ज्यादा काला था, जिसके चलते उन तीनों का रिश्ता भी नहीं हो रहा था। कई सारे रिश्ते आते हैं, लेकिन उन तीनों के कालेपन की वजह से कोई उनसे रिश्ता नहीं करता। एक दिन एक पंडित रतनलाल के पास आता है और उससे कहता है, अरे भाई साहब, ऐसा रिश्ता लेकर आया हूँ कि आप सुनते ही पागल हो जाओगे। ऐसी क्या बात है जो मैं पागल हो जाऊंगा? अरे तुम्हारी तीनों बेटियों के लिए रिश्ता मिल गया है। तुम कहो तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं? अगर तुमने रिश्ता देखा है तो कोई अच्छा ही होगा पंडित जी। तुम फौरन मेरी उन लोगों से बात करवा दो। पंडित रतनलाल की बात उर्मिला और उसके तीनों बेटों से करवा देता है। जैसे ही रतनलाल अपने होने वाले तीनों दामादों को देखता है, वो बहुत खुश हो जाता है। उर्मिला रतनलाल से कहती है, भाई साहब देखिए, हमें आपकी लड़कियां बहुत पसंद हैं। मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। अरे बहन जी, ये तो आपका बड़प्पन है। हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का समझिए। दोनों परिवार के बीच रिश्ता पक्का हो जाता है, लेकिन उर्मिला ये रिश्ता केवल दहेज के लालच में करती है, क्योंकि रतनलाल अपनी तीनों काली बेटियों को दहेज में खूब सारा पैसा और सोने के गहने देने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों में शादियों के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जिस दिन रतनलाल अपनी तीनों बेटियों की शादी उर्मिला के बेटों से करने वाला होता है। अरे मेरी बेटियों, तुम मुझे जान से प्यारी हो। पता है, जब तुम्हारी माँ तुम तीनों से बहुत प्यार करती थी और वो तुम्हारी शादी अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी, लेकिन ऊपर वाले ने उसे अपने पास बुला लिया। जाने से पहले तुम्हारी माँ ने तुम तीनों बहनों के लिए ये साड़ियां खुद अपने हाथों से बनवाई थी और वो चाहती थी कि तुम तीनों बहनें अपनी शादी के जोड़े में अपनी माँ की हाथों की बनाई हुई ये साड़ियां पहनो। अगर ऐसी बात है
तो पिताजी मैं अपनी माँ की निशानी जरूर पहनूंगी। हाँ, हमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी माँ। उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। इस साड़ी को पहनने के बाद मुझे ऐसा महसूस होगा जैसे मैं अपनी माँ के आंचल में हूँ। मैं यह साड़ी जरूर पहनूंगी पिताजी। कुछ ही देर में रेखा, रूपा, ममता तीनों ही अपनी माँ की बनाई हुई साड़ियां पहनकर मंडप में आ जाती हैं, जिसके बाद पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करता है और वो तीनों अपनी पतियों के साथ फेरे लेने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक से रेखा की साड़ी के पल्लू से एक रोशनी निकलती है, जिसमें कई सारे सोने के सिक्के निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूपा की साड़ी से कई सारी अलग अलग प्रकार की साड़ियां निकलने लगती हैं और ममता की साड़ी में से भी कई सारे अलग अलग प्रकार के पकवान निकलने लगते हैं। ये सब देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? लगता है ये साक्षात देवियां हैं। अपनी साड़ियों से ये जादू देखकर वो तीनों भी हैरान रह जाती हैं और डरने लगती हैं। तभी उन साड़ियों के अंदर से एक आवाज आती है, हम कोई मामूली साड़ियां नहीं है, हम जादुई साड़ियां हैं। तुम्हारी माँ ने इन साड़ियों को तुम्हारे लिए बनाया था, लेकिन जिस रेशमी धागे से उन्होंने साड़ी के ऊपर कढ़ाई की थी वह जादुई धागा था, जिसके चलते यह साड़ियां भी जादुई साड़ियां बन गई हैं। जो भी हमारा इस्तेमाल करता है हम उसकी मदद करते हैं। आज के बाद तुम जब भी हमसे कुछ मांगोगी तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ये सुनकर वो तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, जिसके बाद उर्मिला अपनी तीनों बहुओं को अपने साथ अपने घर ले आती है। अरे बहू, तुम तीनों की यह जादुई साड़ियां बहुत ज्यादा कीमती हैं। एक काम करो, इसे उतार कर मुझे दे दो, मैं इन्हें अच्छे से संभाल कर रख दूंगी। नहीं माँ जी, ये हमारी माँ की आखिरी निशानी है, मैं इसे आपको नहीं दे सकती। हमारी माँ ने बहुत ही प्यार से इन साड़ियों को हमारे लिए बनाया था। अगर हम इन्हें आपको दे देंगे तो हमारी स्वर्गीय माँ को बहुत बुरा लगेगा। अपनी तीनों बहुओं की ये बात सुनकर उर्मिला अपना मुंह चढ़ा लेती है, जिसके बाद उसके तीनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों को अपने कमरे में ले जाते हैं। लेकिन उर्मिला के मन में साड़ियों को लेकर लालच आ जाता है। उर्मिला अपने कमरे में जाती है और अपने आप से कहती है, अगर एक बार मुझे इन तीनों की यह जादुई साड़ियां मिल जाएं, तो मेरे जितना अमीर इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। उर्मिला रोजाना किसी तरह रूपा, रेखा और ममता से उनकी साड़ी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वो तीनों उर्मिला को साड़ियां छूने भी नहीं देती, जिसके चलते अब उर्मिला अपनी तीनों बहुओं के ऊपर अत्याचार करने लगती है। ये सब क्या है? इतनी गंदगी! अरे इतनी गंदगी तो मेरे घर में पहले कभी नहीं थी। जब से तुम तीनों आई हो घर में सफाई ही नहीं रहती। अरे माँ जी, अभी सुबह ही मैंने पूरे घर में डस्टिंग की है। कोई नहीं बहन, हम दोबारा से डस्टिंग कर लेते हैं। ये मेरा घर है, तुम्हारे बाप की धर्मशाला नहीं। यहाँ जो होगा वो सब मेरी मर्जी से होगा। कान खोल कर सुन लो, मुझे घर में थोड़ी भी गंदगी पसंद नहीं। अगर दोबारा गंदगी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उर्मिला ऐसा कहकर चली जाती है, जिसके बाद बेचारी रेखा और रूपा दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए ममता के पास जाती है। आखिर माँ जी को ऐसा क्या हुआ है जो वह हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं? लगता है उम्र की वजह से माँ जी की बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। और ये बस करो, नहीं तो माँ जी आ जाएंगे और फिर से डांटेंगी। उर्मिला के आने के खौफ से वो तीनों झटपट सारे काम कर लेती हैं, जिसके बाद उर्मिला को फिर भी चैन नहीं मिलता और वो बिना वजह ही अपनी तीनों बहुओं को उल्टा सीधा सुनाने लगती है। अरे जब से इस घर में आई हो तुम तीनों, तब से हमारे घर का बेड़ा गर्क हो गया है। मैं तो कहती हूँ यहाँ से निकल जाओ और दोबारा लौट कर कभी मत आना। एक तो इतनी काली हो, ऊपर से मेरे इतने सुंदर बेटों से मैंने तुम्हारी शादी करवा दी, उसके बाद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। आखिर आप हमसे चाहती क्या हो? हम ऐसा कुछ नहीं करते जिससे आपको गुस्सा आए, फिर भी आप हमेशा जलीकटी सुनाती हो हमें। ओहो, भला हिम्मत तो देखो तुम्हारी कितनी हो गई है। इससे पहले तुम तीनों मेरे सिर पर तांडव करो, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। उर्मिला अपनी तीनों बहुओं को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद उसकी तीनों बहू रोते हुए सड़क के किनारे पर चलने लगती हैं। माँ जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर हमारी गलती क्या थी? अब तो हमारे पास हमारी शादी के जोड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं है।
ये जादुई जोड़े आज हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दे सकते हैं। चलो इन्हें पहनते हैं। एक एक करके वो तीनों अपनी जादुई साड़ियां पहन लेती है, जिसके बाद रेखा की साड़ी के पल्लू से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। तो दूसरी तरफ रूपा की साड़ी के अंदर से कई सारी अलग अलग डिजाइन की साड़ियां निकलने लगती हैं। वहीं तीसरी तरफ ममता की साड़ी के पल्लू से खूब सारा खाना निकलने लगता है। वो तीनों सोना ले जाकर सुनार को दे देती हैं और उसके बदले सुनार से पैसे ले लेती हैं, जिसके बाद वो तीनों अपने लिए घर खरीदती हैं और उसमें रहने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों इतना सारा खाना गरीबों में बांट देती हैं और अपनी खुद की एक साड़ियों की दुकान खोलती हैं। हमारे कालेपन की वजह से हमारी सास ने हमारे ऊपर अत्याचार किए और हमें घर से निकाल दिया, लेकिन हमारी माँ की जादुई साड़ियों ने हमारी जिंदगी की सभी परेशानियां दूर कर दी। अब हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं और आज के बाद हम अपनी जादुई साड़ियों की मदद से गरीब बेसहारा लोगों की मदद करेंगे। उस दिन के बाद से वो तीनों बहनें एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं और अपनी जादुई साड़ियों की मदद से गांव के कई गरीब लोगों की मदद करती हैं। ठंड में सास बहू की स्पेशल चाय। ओहो, कितनी सर्दी हो रही है। अरे मनीषा, जल्दी से जाकर गर्मा गर्म चाय बना ले। अगर तू चाय नहीं बनाएगी तो मैं तो सर्दी के मारे ठिठुर जाऊंगी। मनीषा चाय बनाकर ले आती है और अपनी सास को चाय देते हुए कहती है, अरे माँ जी, सुबह से ही आपका 5वां कप है। इतनी चाय पियोगी तो कैसे चलेगा। अरे बहू कमाल करती है। अब ये चाय का ही तो सहारा है। अगर चाय भी नहीं मिलेगी तो सर्दी में मैं तो पागल हो जाऊंगी, पागल। आधी सर्दी तो मेरी चाय से ही गुजरती है। जब से सर्दियां शुरू होती है तब से माधुरी मनीषा का चाय बनवा बनवा कर बुरा हाल कर देती है। हर थोड़ी देर बाद माधुरी मनीषा से चाय बनवाने लगती है। अब तो माधुरी का बेटा और उसका पति उससे कहने लगते हैं, अरे भाग्यवान, कमाल करती हो तुम तो। सुबह से तुमने कितने कप चाय पी लिए हैं? इतनी चाय पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है। अरे माँ, आप तो चाय पीते ही हो। अब आपने मनीषा को भी चाय पीना सिखा दिया है। जितनी बार आप चाय पीती हो उतनी ही बार मनीषा भी चाय पीती है। अरे चाय तो ठीक है, लेकिन आजकल तो मुझे चाय में भी स्वाद नहीं आ रहा है। क्यों ना हम अपने सर्दी के लिए अलग स्पेशल चाय बनाना शुरू करें। लेकिन ये अलग स्पेशल चाय कैसे होगी? तूने कभी पहले अलग स्पेशल वाली चाय बनाई है क्या? अरे माँ जी, मैंने अलग स्पेशल चाय कभी बनाई नहीं है, लेकिन मैं बना सकती हूँ। आखिरकार YouTube जिंदाबाद। अब मैं YouTube से देखकर आपको एक नंबर की जायकेदार चाय बनाकर पिलाऊंगी। मनीषा YouTube ओपन करती है और उसमें से चाय बनाना सीखती है, जिसके बाद वो चाय का पतीला उठाती है और गैस पर रखती है। हाय हाय हाय, कितनी ठंड हो रही है। जल्दी से चाय बना लेती हूँ। जब तक गर्मा गर्म चाय अंदर नहीं जाएगी तब तक ठंड बाहर नहीं निकलेगी। ऐसा कहकर मनीषा पतीले में पानी और दूध डालती है, जिसके बाद चीनी और चाय पत्ती डालती है। जब वो उबलने लगता है तो मनीषा उसके अंदर लौंग, इलायची, सौंठ, अजवाइन और अदरक भी डाल देती है। हाँ हाँ, क्या बात है। क्या खुशबू आ रही है चाय की। एकदम जायकेदार चाय। मनीषा रसोई में खड़े खड़े चाय की खुशबू लेने लगती है, जिसके बाद वो चाय कप में डालती है और अपनी सास को देने के लिए जाती है। अरे माँ जी, आपने चाय तो बहुत सारी पी होगी, लेकिन ऐसी चाय आपने कभी जिंदगी में नहीं पी होगी। ये लो चाय पीकर बताओ, कैसी बनी है मेरी चाय। जैसे ही माधुरी चाय पीती है वो चाय पीते हुए मनीषा को देखने लगती है। जिस तरह से वो मनीषा को देखती है, मनीषा अपने मन ही मन में सोचती है, अरे मुझे तो लगता है कि माँ जी को चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। अब मैं क्या करूं? लगता है बहुत ज्यादा डांट सुनने वाली हूँ मैं। तभी माधुरी मनीषा से कहती है, ओहो हो बहू, मजा आ गया। इतनी मस्त चाय बनाई है तूने कि मन कर रहा है मैं तेरे हाथों को चूम लूं। अरे इतनी लाजवाब चाय बनाना तूने कहाँ से सीखा? अरे माँ जी, YouTube जिंदाबाद। मैंने इतनी अच्छी चाय बनाना YouTube से सीखा है। वैसे मैं आपको इससे भी और अच्छी स्वादिष्ट चाय बनाकर पिला सकती हूँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले मुझे इस कप के बाद एक और कप यही वाली चाय दोबारा दे देना। माधुरी को जायकेदार चाय पीकर बहुत स्वाद आता है। वो स्वाद से चाय पीती है, जिसके बाद वो उसी चाय का एक कप और पीती है। ऐसे ही सुबह से शाम तक दोनों सास बहू अलग अलग प्रकार की चाय बनाने लगती हैं
अब मनीषा के मन में एक और विचार आता है। हाँ जी, हमने हर तरीके की चाय पीकर देख ली, लेकिन अभी तक हमने कुल्हड़ वाली चाय नहीं पी है। क्यों ना आज मैं कुल्हड़ वाली चाय बनाऊं? अरे हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, जो तेरा दिल करे तो वो बना ले, लेकिन अगर चाय बना रही है तो थोड़ी ज्यादा बनाना। तभी वहां पर उमेश और राजीव भी आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों मनीषा से कहते हैं, अरे वाह बहू, अगर तुम चाय बना रही हो तो एक काम करो, अरे मेरे लिए भी बना लेना, ठीक है? और मेरे लिए भी बना लेना, मेरा भी आज चाय पीने का थोड़ा मन कर रहा है। हाँ हाँ क्यों नहीं, आज मैं सबके लिए कुल्हड़ वाली चाय बनाऊंगी। मनीषा रसोई में जाती है और सभी के लिए कुल्हड़ वाली चाय बनाना शुरू करती है। देखते ही देखते कुल्हड़ वाली चाय की खुशबू पूरे घर में महक उठती है, जिसके बाद मनीषा मिट्टी के कुल्हड़ में चाय डालती है और अपने सास ससुर और अपने पति के पास लेकर आती है, जिसके बाद वो सभी को चाय देते हुए कहती है, पेश है आपके सामने मनीषा की स्पेशल एकदम दमदार कुल्हड़ वाली चाय। मनीषा एक एक करके सभी को चाय देती है, जिसके बाद वो सभी लोग कुल्हड़ वाली चाय पीना शुरू करते हैं। सभी लोग कुल्हड़ वाली चाय पीकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें मनीषा की चाय पीकर मजा आ जाता है। अरे वाह बहू, क्या बात है, क्या मस्त चाय बनाई हो, इस चाय ने तो सर्दी को भी एकदम भगा दिया है। हाँ जी, चाय पीने से पहले मुझे इतनी सर्दी लग रही थी कि मैं बस क्या ही बताऊं, लेकिन चाय पीते ही सर्दी तो एकदम गायब हो गई। ये सर्दी वाली स्पेशल चाय तो कमाल की है। चाय पीकर राजू, उमेश और माधुरी को बहुत मजा आता है और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी चाय पीते पीते मनीषा टीवी ऑन कर देती है, जिसके बाद टीवी में एक न्यूज आती है। आज के मुख्य समाचार, भारी ठंड की वजह से कई गरीब लोग और कई बेसहारा लोगों की मृत्यु हो गई है। इतनी ठंड बेचारे गरीब लोग सहन नहीं कर पाए और उन्होंने ठंड के चलते अपना दम तोड़ दिया। ये न्यूज देखकर मनीषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने परिवार से कहती है, हे भगवान, कितना बुरा हुआ उन लोगों के साथ, ठंड के चलते और पता नहीं कितने लोगों की जान जाने वाली है। तभी माधुरी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मनीषा से कहती है, ठंड को दूर करना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन ठंड से छुटकारा पाना तो हमारे बस की बात है। कई अमीर लोग उन गरीब लोगों को कपड़े और स्वेटर से सहारा दे रहे हैं, लेकिन उससे भी उनकी ठंड नहीं रुक रही। क्यों ना हम लोग अपनी ये गर्मा गर्म सर्दियों की स्पेशल चाय उन गरीब लोगों में बांट दें, जिससे उनके शरीर में थोड़ी सी गर्मी बने। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। इसके चलते तो पता नहीं और कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है। बहू, क्या तुम लोगों की जान बचाने में अपना योगदान देना चाहोगी? अरे पिताजी, ये भी क्या कोई पूछने की बात है, मैं तो जरूर लोगों की जान बचाना चाहूंगी। चलिए अब मैं लोगों के लिए चाय बना लेती हूँ, ताकि उन गरीब लोगों को अपनी सर्दियों की स्पेशल चाय पिलाकर उनकी ठंड उनके शरीर से दूर कर सकूं। मनीषा रसोई में जाती है और गर्मा गर्म चाय बनाती है, जिसके बाद वो सभी चाय को केतली में डाल लेती है और गरीब लोगों के पास जाकर उन्हें डिस्पोजल के गिलास में चाय देना शुरू करती है। जैसे जैसे लोग मनीषा के हाथ से बनी हुई गर्मा गर्म सर्दियों की स्पेशल चाय पीते हैं, उनके शरीर से ठंड धीरे धीरे भागने लगती है। जहाँ लोग ठंड के मारे सिकुड़ गए थे, वहीं अब धीरे धीरे बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर आ जाते हैं। देखिए, इंडिया की नंबर 1 सर्दियों से बचने वाली सर्दियों की स्पेशल चाय। आज इस चाय की वजह से ना जाने कितने लोगों की जान बचने वाली है। न्यूज रिपोर्टर की वजह से मनीषा बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। दूसरी तरफ वो अपनी सर्दियों की स्पेशल चाय से कई लोगों की जान भी बचा लेती है। बहू और ननद की लड़ाई। नाश्ते की मेज पर बैठी निधि अपनी भाभी पर फुसफुसा रही थी। भाभी, अरे ओ भाभी, नाश्ता बना कि नहीं? अगर अगले 2 मिनट में मुझे मेज पर नाश्ता नहीं मिला ना तो क्या करोगी तुम? ज्यादा से ज्यादा चिल्लाओगी, इसके सिवा तुम्हें आता ही क्या है? और रही बात तुम्हारे 2 मिनट की, तो 2 मिनट में बस मैगी बनती है, नाश्ता नहीं। भाभी, अपनी भाषणबाजी ना मुझे मत सुनाना, वरना क्या करोगी तुम? वरना मैं आपको धूल चटा के रख दूंगी। आप नहीं जानती कि आपकी ननद निधि क्या चीज है। मोहल्ले से लेकर कॉलेज के चप्पे चप्पे तक आपकी नंद के चर्चे चलते हैं। क्यों, तुम क्या कहीं की अफलातून हो या किसी खुफिया माफिया ग्रुप की मेंबर हो? देखो, अपने कॉलेज और यहाँ के मोहल्ले के लिए तुम जो भी हो, मगर मेरे लिए तुम निठल्ली निकम्मी ननद हो। ये सुनकर ननद का पारा भाभी पर फूट पड़ता है।
तुमने मुझे निकम्मी कहा। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मेरे तानों के तोप ही बहुत है। किस बात का घमंड है तुम्हें? दिन हो या रात घास फूस बनाकर खिला देती हो, मैले कुचैले कपड़े धो देती हो और बस जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं बिस्तर पकड़ लेती हो। अरे असल काम चोरी तो तुम करती हो भाभी। देखते ही देखते दोनों ननद भाभी की तू मैं लड़ाई का मोड़ ले लेती है। आवाज सुनकर सरिता और राजीव भागकर वहां आते हैं। हे भगवान, आज फिर तुम ननद भाभी ने भोर सवेर ही महाभारत शुरू कर दी। जब देखो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ती झगड़ती रहती हो, दोनों की दोनों। माँ जी, समझाइए अपनी लाडली को कि मुझसे लड़ाई की जड़ ना खोजे, वरना अगली बार बात नहीं बल्कि मुक्कालात होगी। मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं, पानी पिलाकर न रख दिया ना तुम्हें भाभी तो मैं भी तुम्हारी ननद नहीं। उस घड़ी तो ननद भाभी की लड़ाई खत्म हो जाती है, मगर दोनों ननद भाभी भीतर ही भीतर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की ताक लगाए बैठी थी। बहू, अरे ओ भावना बहू, जरा यहाँ तो आना। जी माँ जी, कहिए। ये ले पैसे और बाजार जाकर पालक पनीर लिया। राजीव को बड़े दिन से पालक पनीर की सब्जी खाने का मन है। भावना बाजार से सामान लाकर रात के खाने की तैयारी में भिड़ जाती है। कुछ देर बाद बन गई पालक पनीर की सब्जी। इससे पहले कि मेरी निकम्मी ननद फिर से चिल्लाए, खाना मेज पर परोस देती हूँ। भाभी, ओ भावना भाभी। नाम लेते ही शैतान हाजिर। कुछ कहा क्या आपने? खैर छोड़िए, माँ ने आपको बुलाया है, बड़ी गुस्से में लग रही हैं। बहू का मुंह फीका पड़ जाता है और वह भागती हुई चली जाती है। तभी ननद मिर्ची से भरी बरनी सब्जी में मिलाकर कहती है, अब आएगा मजा जब माँ और भैया मिर्च से भरा पालक पनीर खाएंगे तो बम और धमाका। अपनी ननद की कारस्तानी से अनजान भाभी सभी को खाना परोसती है। अरे निधि, तुम कहाँ जा रही हो? खाना नहीं खाना क्या? जी नहीं भाभी, आपके हाथों का घास फूस खाकर अपनी रात खराब करने से अच्छा है कि मैं भूखी रह जाऊं। ये ऐसे क्या हो गया? वैसे तो खाने के लिए शाम होते ही चिल्लम चिल्ली लगा देती है। कुछ तो खिचड़ी पका रही है ये। अरे बहू, तू कहाँ खो जाती है? जाने दे उसे और जल्दी से पालक पनीर हमारे प्लेट में परोस। भावना जल्दी से खाना परोस देती है, मगर जैसे ही राजीव और सरिता खाने का पहला निवाला खाते हैं, उनकी आंखों से आंसू और कानों से धुआं और मुंह से बड़ी चीख निकलती है। हाय री मोरी मैया, तेरे हाथों के हिसाब ने होश खो दिया है क्या, जो तेगी मिर्च की पूरी बरनी इस पालक पनीर में बलि चढ़ा दी। अरे माँ, सारा ध्यान तो झगड़ा झंझट में रहता है, फिर खाने में मिर्च का जलजला तो मिलेगा ही ना। भावना को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर एकाएक उसकी नजर अपनी ननद की ओर जाती है और जो जोर जोर से हंस रही थी। अच्छा, तो ये सारा किया धरा मेरी नाश पीटी ननद का है। इसका हर जाना तुम्हें भुगतना ना पड़ा ना, तो मैं भी तुम्हारी भाभी नहीं। अगली सुबह। भाभी, हरिओ भावना भाभी। अरे निपट गई क्या, जो ननद की आवाज नहीं सुनाई दे रही? क्या हुआ निधि, क्यों गरज रही हो? भगवान का शुक्र है भाभी, आपको सुनाई तो दिया, वरना मुझे तो लगा था कि कान अपने मायके कुरियर कर दिया आपने। मेरे कान तो सही सलामत है निधि, मगर लगता है कि तुम्हारी जुबान में जंग लग गई है, इसलिए तुम्हारी आवाज पुराने जमाने के फोन के जैसी टीली लीली कर रही है। बस बस, अभी मेरे पास आपसे लड़ने का समय नहीं। मेरी सहेली का बर्थडे है, जल्दी से ये ड्रेस प्रेस कर दीजिए बिना किसी आनाकानी के। भावना अपनी ननद की बातों का कोई जवाब नहीं देती और कपड़े प्रेस करने लगती है। ये देख ननद अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए कहती है, ये भाभी को पीपल वाले भूत ने घेर लिया है। मेरे लड़ाकू लहजे में बोलने के बाद भी ये एकदम चुप है। कहीं ये शांति कोई क्रांति नहीं बनेगी? मगर ये भी तो हो सकता है कि भाभी ने ननद के आगे घुटने टेक दिए। ऐसा सोचकर ननद नहाने चली जाती है और भावना तपते हुए प्रेस को निधि के कपड़े पर छोड़ देती है। अब हुआ बदला बराबर। भावना, जरा जल्दी से यहाँ आना। भावना कमरे से बाहर चली जाती है और जैसे ही निधि नहाकर बाहर आती है तो अपने जले हुए ड्रेस को देखकर गुस्से से आग बबूला होकर चिल्ला पड़ती है, भाभी, हरिओ भाभी, हरिओ, जल्दी से यहाँ आओ। अब क्या हुआ निधि, क्यों गला फाड़ रही हो? तुम्हारे कपड़े प्रेस कर दिए मैंने, दिखाई नहीं दिया क्या? भाभी सच सच बताओ, मेरे कपड़ों के साथ ये कारस्तानी तुमने ही की है? अरे मेरी प्यारी ननद, मैं कोई तुमसे नफरत थोड़ी करती हूँ जो ऐसा करूंगी। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो भाभी। अपनी ज्यादा दुश्मनी निकालने के लिए तुम्हें आज का ही दिन मिला था।
कितने प्यार से खरीदा था मैंने ये ड्रेस। मैंने भी इतने ही प्यार और मेहनत से कल सब्जी बनाई थी जिसमें तुमने बरनी की मिर्च मिला दी, इसलिए इसे अपनी भाभी का पलटवार समझ लो। ये तुमने अच्छा नहीं किया भाभी, कसम है मुझे अपने जले हुए कपड़े की, अगर तुम्हें दिन में तारे ना दिखाए ना तो मैं भी तुम्हारी ननद निधि नहीं। हर दिन के साथ ननद भाभी के बीच की नोक-झोंक बड़ी लड़ाई में बदल गई थी। एक दिन भावना गुस्से से धधकती हुई अपनी ननद को जोरदार तमाचा मारकर कहती है, नाश पीटी नल्ली निठल्ली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेशकीमती बनारसी साड़ी का सत्यानाश कर दिया। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, आज अगर मैंने तुम्हारा भूत ना उतारा ना भाभी तो देखो। निधि भावना के बाल खींचातानी करने लगती है। तभी राजीव और सरिता ननद भाभी की लड़ाई में कूदकर उन्हें छुड़ाने लगते हैं। अरे कमबख्तो, तुम्हारे अंदर से जीने की इच्छा खत्म हो गई है क्या, जो एक दूसरे के हाथों मरने के लिए भिड़ंत किए बैठी हो दोनों ननद भाभी। माँ, आज अगर मैंने अपनी प्यारी भाभी को भगवान को प्यारा नहीं किया ना तो मैं भी निधि नहीं, मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं। आज ननद नाम का निपटारा करके ही दम लूंगी। बहुत हो गया ये कुत्ते बिल्ली के जैसे लड़ना झगड़ना, बस बहुत हो गया तुम दोनों का। जब देखो हिरोशिमा नागासाकी की तरह दोनों ननद भाभी लड़ने के लिए एक दूसरे के सामने आ जाती हो। अरे ननद भाभी की लड़ाई के लिए तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए। निकल जाओ इस घर से, जाओ जाकर मोहल्ले में लड़ो ताकि लोगों को पता चले कि सरिता की बहू और बेटी सबसे बड़ी लड़ाकू हैं। ऐसा कहकर सरिता अपनी बहू और बेटी को घर से बाहर निकाल ही रही होती है कि दोनों ननद भाभी गिड़गिड़ाते हुए कहती हैं, रुक जाओ माते, मुझे घर से मत निकालो वरना आपकी बेरोजगार बेटी कहाँ जाएगी। मैं फिर कभी भाभी से नहीं लड़ूंगी। हाँ माँ जी, निधि को घर से मत निकालिए, मेरी नादान ननद कहाँ जाएगी। और लगे हाथ मुझे भी एक मौका दे दीजिए, क्योंकि नंद भाभी के बीच में नोक-झोंक तो होती ही रहती है। सास मन ही मन खुश होकर कहती है, अरे वाह, मेरा पैतरा काम कर गया। वो हाँ ठीक है, मगर एक बात गांठ बांध लो, अगर दोबारा तुम दोनों ने इस घर में ऐलाने जंग छेड़ा तो अंजाम तुम जानती हो। हम समझ गए। इस तरह छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से जंग छेड़ने वाली ननद भाभी सर से छत छीन जाने के डर से लड़ना छोड़कर हंसी खुशी रहने लगती हैं।